हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट। इससे पहले हमने प्राचीन भारत 3 पार्ट में कवर किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वह बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी जगह प्राचीन भारत से क्वेश्चन आते हैं। मैंने उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया है, इसलिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको करेंट और जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत का हम इस पहला पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक था। दोस्तों, ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए, मैं यहाँ बस इसको हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रथम अरब मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। 712 ईस्वी में अल हजाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर कासिम ने बहुत सारा धन प्राप्त किया तथा इसका नाम स्वर्णनगर रख दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? दोस्तों, भारत पर आक्रमण कासिम ने वहाँ धन लूटने के नाम से किया था। धन लूटने का उनका उद्देश्य था, इस कारण से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम स्वर्णनगर रख दिया गया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने उसे अंडर हाईलाइट कर दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भारत पर आक्रमण की जानकारी चर्चनामा, देखो दोस्तों, चर्चनामा ग्रंथ से प्राप्त होती है। मतलब हमें यहाँ अरब आक्रमण की जानकारी चर्चनामा नामक एक ग्रंथ है, उसमें हमको इसमें मिल जाती है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, इसकी भाषा अरबी है। हम इसे यह अरबी लोग पढ़ सकते हैं इसको। चर्चनामा ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। मतलब चर्चनामा ग्रंथ में लिखा है कि 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान ने आदेश दिया था, जिससे कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। तो यह हमारा हो गया मोहम्मद बिन कासिम। अब आगे हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1027 के बीच दोस्तों 17 बार आक्रमण किया। 17 बार मतलब बहुत ज़्यादा किया इन्होंने। 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था। दोस्तों, 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण करना प्रसिद्ध था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। दोस्तों, ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और यह एसएससी में पूछा जा चुका है, तो ये जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों प्रथम शासक महमूद गजनी था। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अल बरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। दोस्तों, मतलब महमूद गजनी के दरबार में
ये 4 लोग रहते थे जिनका नाम है अल-बरूनी, फिरदौसी, उद्वी तथा फरूखी। इम्पोर्टेंट है, अब इसे याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का उद्देश्य। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं हम। मोहम्मद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई, तथा तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। मतलब दोनों युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। पहला 1191 में थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इससे याद करें ना, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। मोहम्मद गौरी का दोस्तों सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का हमें विस्तार 1206 से 1526 ईस्वी तक मिलता है। दिल्ली सल्तनत की अवधि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच रही। इस दौरान गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश ने शासन किया था। दोस्तों मैंने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। गुलाम वंश का शासनकाल था पहला 1206 से 1290 ईस्वी के बीच, और गुलाम वंश के अंतर्गत थे। पहला है कुतुब बिन ऐबक, जिनका शासनकाल था 1206 से 1210, मतलब इन्होंने 5 साल राज किया। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी दोस्तों। कुतुब बिन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बन गई। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब बिन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है, अब इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया दोस्तों। मतलब यह पहले पूर्ण नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कुतुब बिन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, परंतु इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूर्ण करवाया। यह दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभ किसने करा और निर्माण पूर्ण किसने करवाया। कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार कि कैसे हुई थी। तो दोस्तों चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसे लाख बख्श अत्यधिक दान देने के कारण कहा जाता था। दोस्तों उसे लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वह बहुत दानी व्यक्ति था, दान बहुत देता था, इसके वजह से उसका नाम लाख बख्श पड़ गया था। उसने अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुब बिन ऐबक ने बनवाया था। देखते हैं हम अगले इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से 1236 ईस्वी के बीच। इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूर्ण किया था दोस्तों। राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। इसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के
एक दल चालीसा। चहलगानी का गठन किया था दोस्तों, एग्जाम पूछा जाता चहलगानी का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चांदी का टका किसने चालू करवाया और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने करवाया था, सिक्के चलवाए थे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इस कारण से मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ कि प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थी जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ इल्तुतमिश जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में दोस्तों। तो बलबन का शासनकाल था 1266 से 1286 ईस्वी के बीच। बलबन ने फारसी नव भारत के आरंभ में मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की, देखिए दोस्तों, नवरोज की भारत में शुरुआत बलबन ने की थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा मतलब घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना होता है, तथा पाबोस पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों के सामने चूमना प्रथाएं शुरू की थी। बलबन ने चालीसा चहलगानी को दोस्तों समाप्त कर दिया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक दोस्तों कैकुबाद था। यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ बलबन का शासनकाल। उसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश था 1290 से 1320 ईस्वी तक। और खिलजी वंश में थे प्रथम अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी की स्थापना की, खिलजी वंश की, और इसका शासनकाल था 1296 से 1316 के बीच। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की दोस्तों, प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना गठित की थी। सैनिकों को नगद वेतन, घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, सैनिकों के लिए उन्होंने हुलिया प्रणाली आरंभ की थी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चालू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया दोस्तों, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, तथा अपने दरबार में वह नंगा होकर दौड़ा करता था। देखते हैं तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश का विस्तार हमें 1320 से 1414 के बीच मिलता है। इसके मोहम्मद बिन तुगलक, इसके अंदर है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल है 1325 से 1351 के बीच, और इस वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था। चलो देखते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इस तरह से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, आप इसे याद कर लेना। इसने कृषि के विकास के लिए दिकाने अमीरी कोही नामक विभाग की रचना की थी। 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री दोस्तों, देखिए इब्न बतूता भारत आया था। यह मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था। पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था, 1334 में वह भारत आया था। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को चलाया दोस्तों, तथा किसानों को तकाली ऋण भी प्रदान किया था।
वह हिंदुओं के त्योहारों विशेषकर होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था दोस्तों। यह होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिनका शासनकाल था 1351 से 1388 के बीच। इसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया तथा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की थी दोस्तों। फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की थी। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा दोस्तों, फारसी भाषा में लिखी गई थी आत्मकथा फिरोज शाह की, जो था फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना की। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर, देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? एग्जाम में पूछा जाता है तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। उसने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। आम, अंगूर, आम तथा अन्य फलों के 1200 बाग भी लगवाए थे। और उन्होंने गरीबों को दान देने के लिए विभाग, दीवाने खैरात, औषधालय, दारुल सफा तथा गुलामों के रख रखाव हेतु बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। उसके पास दोस्तों 1,80,000 गुलाम थे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तुगलक वंश का अंतिम शासक दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद था, जिसके समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था दोस्तों। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य सबसे बड़ा था उस समय। चलो देखते हैं सैयद वंश। इसका शासनकाल था 1414 से 1451। पहला था खिज्र खां, जिसका शासनकाल था 1414 से 1421 ईस्वी के बीच। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, जो तैमूर लंग का सहयोगी था दोस्तों। इस वंश के शासक मुबारक शाह ने मुबारकाबाद का नगर बसाया था दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है, मुबारकाबाद का नगर बसाया था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। देखते हैं नेक्स्ट लोधी वंश। लोधी वंश का विस्तार हमें 1451 से 1526 ईस्वी के बीच मिलता है। इसमें सबसे पहले बहलोल लोधी, जिसका विस्तार 1451 से 1489 के बीच मिलता है। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी दोस्तों। उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। देखते हैं नेक्स्ट सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी के बीच मिलता है हमें। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसने अपनी इसे राजधानी बनवाई थी। सिकंदर लोधी को गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाने का दोस्तों प्रचलन किया था। देखते हैं नेक्स्ट इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी के बीच। इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों
यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का शासन भी समाप्त हो गया था। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश। यह हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। इसमें सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। माधव विद्यारण्य हरिहर एवं बुरक्का के गुरु थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों हम्पी था। डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन था, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा हम्पी, तो हम्पी लगा देना। देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था दोस्तों। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इस साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय एक कुशल योद्धा एवं विद्वान था दोस्तों। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस आया था। इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लेना। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम एवं उषा परिणय का रचना किया था। बनिहट्टी के नज़दीक तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी के प्रसिद्ध युद्ध 1562 ईस्वी में विजयनगर का शासक राम राय पराजित हुआ। इसी के साथ दक्षिण में हिंदू का सर्वोच्चता अंत हो गया था दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम, शालुक, तुलु एवं अरविडु वंशों ने शासन किया था। देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक बहमनी साम्राज्य। इसका विस्तार हमें 1347 से 1518 के बीच मिलता है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी राजधानी दोस्तों गुलबर्गा थी। महमूद गंवा फारसी था जो लगभग 25 वर्षों तक बहमनी साम्राज्य में मंत्री रहा था। बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है दोस्तों। दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहमनी शासक को हुमायूं का दक्कन का नीरो कहा जाता है। 1417 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकिदन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। महमूद गंवा की हत्या के बाद बहमनी 5 छोटे छोटे राज्यों बीमर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बरार में विभाजित हो गया दोस्तों। बरार के अलावा अन्य 4 राज्यों ने मिलकर तालीकोटा के युद्ध विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया था दोस्तों। हो गए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूं, और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको करेंट और जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आगे भी आपको और अच्छे नोट्स मिलेंगे इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।